आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि ग्लोबल कैपिटल अमेरिका के बाहर इन्वेस्टमेंट के मौके की तलाश में। इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडिया को जरूरी कदम उठाने होंगे। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भी इंडिया के लिए बड़े मौके। प्रवीण सर, क्या यह समय भारत का है? बिल्कुल। देखिए, रघुराम राजन की पिछले कुछ वक्त में ये दूसरी एक बड़ी टिप्पणी है जो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट इस वक्त जो है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ उसको लेके उन्होंने की है। पिछली बार उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने ये एक बड़ी बात कही थी इससे पहले जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि ये अमेरिका के लिए एक सेल्फ गोल जैसा है जी, जो टैरिफ को लेकर नीतियाँ लेकर आए थे। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो CNBC TV 18 को, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। एक उसमें अहम बात यह है कि भारत इस पूरे का पूरा जो एक माहौल क्रिएट किया है टैरिफ को लेकर अमेरिका ने, उसमें भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है जी। लेकिन उसके लिए भारत को कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। मसलन ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उनको सर्टेन करना होगा, एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल तैयार करना होगा, कंपनियों को ये भरोसा दिलाना होगा कि भारत में एक स्टेबिलिटी है आर्थिक नीतियों के हिसाब से। दूसरी उन्होंने बात ये कही है कि आपको रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, यानी आपको अपने एंड पे खुद को सक्रिय करना होगा। इस पूरे एनवायरनमेंट में, माहौल में अपनी पोजीशनिंग बेहतर करनी होगी, ना कि आप अमेरिका की जो ट्रेड की जो टैरिफ हैं या जो टैक्स लगा रहे हैं उस पर आप रिएक्शन करें अपना। मान लीजिए अमेरिका आप 25% का टैरिफ लगा रहा है, आप यहाँ से रिएक्शन दे रहे हैं उसका, आप प्रोटेक्शनिज्म का सहारा ले रहे हैं। उसकी बजाय भारत इस मौके को भुनाए। अगर आसान भाषा में हम समझें रघुराम राजन क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब सीधे तौर पे ये है कि भारत को इस मौके को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए जो अमेरिका ऊंचे टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। दुनिया भर से सप्लाई चेन का जो एक डिसरप्शन क्रिएट हुआ है अब इस पूरे माहौल में, जिसमें चीन से कंपनियां हट रही हैं, जिसमें दूसरी जगहों से कंपनियां ये सोच रही हैं कि किस तरह से हम कम टैरिफ वाले एक ऐसे मुल्क में काम शुरू कर सकते हैं जहां से अमेरिका में सामान भेजना आसान हो जी। और उसी कड़ी में अब भारत दुनिया के तमाम देशों का एक पसंदीदा मुल्क बन रहा है कि जहां पे आप सही लेबर रेट पे आप अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। भारत के पास बड़ा लैंड मास है, बहुत तरीके की विविधता है, आप किसी भी देश के कोने में जाके फैक्ट्री लगा सकते हैं जो आपके धंधे को सूट करता हो। जी प्रवीण सर, क्या इस कहानी में China+1 वाला मामला भी जोड़ना बेहतर होगा? नहीं, बिल्कुल पूरा मामला ही China+1 का है। असल में कहानी जो कोविड के वक्त शुरू हुई थी China+1 की, वो कहानी को एक नया थ्रस्ट दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊंचे टैरिफ लगा के, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के। तो चाइना से जो कंपनियां चीन के लेके जो एक रिपोर्ट भी आई, मूडीज की रिपोर्ट आई थी संभवतः, कि 30% टैरिफ पे भी चाइना का 70% सामान अमेरिका जा ही नहीं पाएगा। 30% टैरिफ भी अगर चाइनीज गुड्स पे अमेरिका लगाता है तो उसके बाद भी चीन का सामान अमेरिका नहीं पहुंचेगा। 145% तो छोड़ ही दीजिए। तो चीन के लिए बड़ी विषम स्थिति है इस वक्त, जहां पे कि उसको अमेरिका के साथ कैसे डील करना है वो समझ में चीन को आ नहीं रहा। जी। अब सर, रघुराम राजन ने ये भी बातें कही हैं कि सब्सिडी पर जो निर्भरता है उसको भी कम करने की सलाह उन्होंने दी है। इस बात को कैसे हम समझे सर? नहीं, सब्सिडी की जाहिर तौर पर देखिए, सब्सिडीज जो है चाहे एग्री सेक्टर हो, हालांकि अमेरिका भी लंबी चौड़ी सब्सिडी देता है अपने किसानों को, लेकिन सब्सिडीज के जरिए किसी बिजनेस को, और उसमें सब्सिडी में आप PLI को भी समझ लीजिए, जिसकी आलोचना रघुराम राजन कई बार कर चुके हैं। आप पिछले अगर उनके आर्टिकल्स, उनके इंटरव्यूज को देखेंगे तो PLI को रघुराम राजन ये कह चुके हैं कि क्या ये वाकई एक सक्सेसफुल मॉडल है। इस चीज़ को लेके वो कई बार कह चुके हैं। उनका मानना यह है कि PLI से कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन हुआ नहीं देश की इकोनॉमी में, और उस पर जो इंसेंटिव है बेसिकली वो सब्सिडीज़ हैं। और इसको लेके भी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि क्या जो PLI स्कीम है उसके जरिए जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, क्या वो उस तरह से आ पाया? क्या सरकार को PLI स्कीम को ट्विक करना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, दूसरा मोबाइल कंपोनेंट या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बाहर PLI का बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं। तो मोटे तौर पर सब्सिडीज़ को अगर हम देखें तो उसी
लिहाज से हमको समझना होगा। देश में एक स्ट्रक्चरल माहौल इस तरह का तैयार करना चाहिए जिससे कि बिना पीएलआई या बिना सब्सिडी दिए आपकी कंपनियां ग्रो कर सकें, वो इतनी कॉम्पिटिटिव बन सकें कि अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के मार्केट्स में बेच पाएं। जी सर, इसके अलावा रघुराम राजन साहब ने यह भी कहा है कि इंडिया समेत कई देशों में इंटरेस्ट रेट में कमी की गुंजाइश बैठती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए सर, तो जिस तरह से रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद मतलब आरामदेह आया है। बहुत ही उसमें अगर आप कहा जाए तो बहुत लीवरेज मिलता हुआ दिखेगा सरकार को भी, आरबीआई को भी। 3.6 से कहीं ना कहीं घटकर 3.36 आना हो या 3.16% के आसपास आना हो, इसको कैसे देखा जाए सर, ये भी समझाएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, महंगाई जो भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बड़ी मुश्किल बनी हुई थी। पिछले अगर हम 2-2.5 साल के वक्त में देखें, भारत में भी हालत ख़राब थी। महंगाई 6-6.5% तक, 6.1% तक ऊपर चली गई थी पिछले अगर हम टाइम देखें उसमें। और तब से सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी और आरबीआई की कि क्या ग्रोथ को संभाला जाए या महंगाई को संभाला जाए। आरबीआई की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक तरफ ग्रोथ गिर रही थी जो 5.4% पे पहुंच गई थी थर्ड क्वार्टर में, माफ कीजिए सेकंड क्वार्टर में, और दूसरी तरफ महंगाई की दर लगातार बढ़ रही थी। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसमें अब अमेरिका दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कि स्टैगफ्लेशन की बात बार बार कही जा रही है कि आप ऊंची महंगाई और निचली ग्रोथ का सामना करते हुए नजर आएंगे। वो सिचुएशन भारत में थी, लेकिन इस साल के जो मौजूदा फिस्कल है उसके दिसंबर से अगर हम देखें, उसके बाद से देखें, लगातार महंगाई दर में कमी आई है। और अब जो एक रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया कि 2.5% के आसपास अगले 6 महीने में रिटेल इन्फ्लेशन भारत की रह सकती है। तो ये आप समझिए कि भारत के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह कंजम्पशन को रिवाइव किया जाए, और कंजम्पशन के रिवाइवल के साथ साथ जुड़ी हुई है आपके ग्रोथ की रिवाइवल की कहानी। तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और उसके साथ ही भारत ग्रोथ को सबसे ज़्यादा तवज्जो अभी देता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पे आरबीआई अब जब जून में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी तो वहाँ एक और 25 बीपीएस की रेट कट कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रवीण सर, उससे पहले 30 तारीख को भी एक बड़ा इवेंट है, Q4 जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे, वहाँ से भी क्या तस्वीर सामने आ सकती है सर? कहा जा रहा है कि 7% की दर से इकॉनमी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और पूरे चारों जो तिमाही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली तिमाही ये हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और बात फिर वहीं आ जाती है कि सबसे बड़ा जो झटका लग रहा था पिछले साल से, वो लग रहा था खपत को, डिमांड को, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन एरियाज हो, चाहे एफएमसीजी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिक्री एकदम से थमती हुई नज़र आई थी। चाहे ग्रामीण इलाके देख लीजिए, चाहे शहरी इलाके देख लीजिए, वहाँ पे क्या रिवाइवल नज़र आ रहा है, इसकी जो संभावनाएं हैं वो पूरे का पूरा जो जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही में उसकी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और एक बड़ी उसकी वजह यह है कि फार्म आउटपुट बहुत अच्छा रहा है, किसानों की इनकम अच्छी हुई है, और किसानों की इनकम अच्छी हुई है तो उसके बाद से आप ये समझिए कि जो खपत है, जो डिमांड है, उसमें भी रिवाइवल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चलते हैं। वहाँ भी कहा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय वाला जो मामला है सर, हार्वर्ड वाला, और वहाँ जो यहूदी विरोधी जो भावनाएं जो भड़की, उसकी वजह से जो तमाम तरह की जो टेंशन शुरू हो गई है, उसको लेकर भी राजन साहब ने कहा है कि देखिए, विदेशी छात्र जो है हमेशा से अमेरिकी इनोवेशन और आर्थिक तरक्की का एक अहम हिस्सा रहे हैं। अगर आप उनको रोकेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। ये वाले मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं, वो देखिए, उनका ये कहना है कि अमेरिका को, मतलब अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं नहीं बात कह रहा, लेकिन मोटे तौर पर आप ये बात को समझिए कि अमेरिका को किन लोगों ने बनाया है। तो अमेरिका किसी एक मूल के लोगों का देश नहीं रहा। अमेरिका में मल्टी एथनिसिटी वाले लोग, चाहे अफ्रीकन हों, चाहे यूरोपियन हों, चाहे इंडियन मूल के हों, एशियाई मूल के लोग हों, वो तमाम लोग पहुँचे अमेरिका में। स्किल्स का जो टॉप स्किल के लोग पहुँचे, क्रीम दुनिया भर का, या जो ब्रेन्स हैं दुनिया के सबसे शार्प ब्रेन्स हैं, वो अमेरिका पहुँचे, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे, वहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और फिर अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ में वो खप गए। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे मेटा हो, अगर आज की हम कंपनियों की बात करें, टेस्ला हो, या कोक हो, पेप्सी हो, नहीं सर, डॉक्टर्स देखिए, टॉप के जो भारतीय डॉक्टर्स हैं वो आपको अमेरिकन
दिखेंगे नहीं, आपको? अगर साइंटिस्ट देखिए डॉक- नासा में। हाँ, नासा देख लीजिए, डॉक्टर्स का मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल की बात अगर हम ना करें, हम कॉरपोरेशंस के हिसाब की अगर हम जी। बात करें बड़ी कंपनियों के, तो जितनी बड़ी इंदिरा नूई आपकी पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ रही, और इसमें आप लाइन लगा लीजिए, अजय बंगा से लेके चाहे सत्या नडेला ले लीजिए, चाहे आप जो गूगल के भी सीईओ हैं उनका नाम ले लीजिए, आप अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द फील्ड, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, पेप्सिको जैसी एफएमसीजी कंपनी हो, सारी जगह पे भारतीय हों या दुनिया के दूसरे चाइना के हों या दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग हों, इजरायली हों, तो वो वहाँ पर गए, पढ़े, और फिर वहाँ और रघुराम राजन ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो समझना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो ये यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग आए हैं, ये केवल अमेरिका की ग्रोथ में रोल नहीं दे रहे, अमेरिकी कंपनियों की ग्रोथ में रोल नहीं दे रहे, बल्कि ये ग्रोथ के डिस्ट्रीब्यूशन में मददगार साबित हो रहे हैं। यानी आप गए अमेरिका, आप अमेरिका से पढ़े, आपने तालीम ली, स्किल लिया, और आप वापस भारत आए, भारत में मान लीजिए आपने अपना स्टार्टअप खोला या इनोवेशन किया या किसी कंपनी में आपने काम किया और उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो आपने उस देश की इकोनॉमी में योगदान दिया। तो अमेरिका इसलिए जाना जाता था जी। अब उसको अगर आप रोकते हो तो वो एक क्राइसिस पैदा होगी, उस चीज़ की उन्होंने चेतावनी ट्रंप को दी है। और एक और बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो उन्होंने ये कहा है कि जब इस तरह का फैसला लिया जा रहा था, जब इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही थी, तब अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ ने इसके खिलाफ जमकर आवाज़ नहीं उठाई। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है।